इससे पहले हमने अक्षांश और देशांतर के बारे में बता दिया था, ठीक ना। एक बार पुनः हम बता दे रहे हैं। यह आपका ग्लोब है। ग्लोब पृथ्वी का एक काल्पनिक नमूना है, यानी जो हमारी पृथ्वी है वह इसी तरह से आपको दिखाई देती है। ग्लोब पर उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों को जो मिला करके रेखाएं खींची जाती हैं, इन रेखाओं को हम जो है अक्षांश रेखा कहते हैं, देशांतर रेखा कहते हैं। इन्हें हम देशांतर रेखा कहते हैं। इनकी संख्या कुल होती है 360। ग्लोब पर पश्चिम से पूरब की तरफ जो क्षैतिज रेखाएं खींची होती हैं, इन्हें हम कहते हैं अक्षांश, जिनकी कुल संख्या 180 तो बताई जाती है, लेकिन ये सही नहीं है। 180 इसलिए नहीं सही है कि जो 90 डिग्री अक्षांश है वह अक्षांश ना होकर के एक बिंदु होता है, ठीक ना। जो हमारा ध्रुव तारा है, उस ध्रुव तारे का जो किरण आती है, उसी ध्रुव तारे से अक्षांशों का निर्धारण होता है। तो ध्रुव तारा जो है उसकी किरण यहाँ पर सीधे 90 अंश में पड़ती है, और 90 अंश में पड़ने के कारण उसे रेखा बनाने के लिए हमें कोई दूसरा अंश नहीं मिलता है। इसीलिए 90 डिग्री अक्षांश को जो है अक्षांश नहीं माना जाता, इसलिए इनकी कुल संख्या जो हो जाती है 179 हो जाती है, यानी 90 डिग्री को नहीं गिना जाता है, ठीक ना। तो 0 डिग्री को मिला दिया जाए तो 0 डिग्री को मिला करके आप देखेंगे तो 90 इधर हो जाएंगे, 90 को छोड़ करके, अब बाकी 89 इधर हो जाएंगे, तो कुल 179 जो है रेखाएं होती हैं। हमारे जो समय का निर्धारण किया जाता है वह इन्हीं देशांतर रेखाओं के सहारे किया जाता है। देखिए कुल 360 देशांतर रेखाएं हैं। जो 0 डिग्री अक्षांश 0 डिग्री देशांतर रेखा है, इसी रेखा को जो है वह मध्याह्न रेखा जो है माना जाता है। यह रेखा लंदन की ग्रीनविच नामक स्थान से गुजरती है। जब इन रेखाओं का निर्धारण किया जा रहा था, चूंकि प्राचीन काल में ब्रिटिश का सबसे ज़्यादा प्रभुत्व था, तो ब्रिटिश वेधशाला जो है ग्रीनविच में, लंदन के ग्रीनविच नामक स्थान से, वहीं पर से 0 डिग्री अक्षांश को माना गया। 0 डिग्री अक्षांश से पूरब की तरफ 180 देशांतर हैं और ठीक पश्चिम की तरफ 180 देशांतर पड़ते हैं। और इसी 0 डिग्री देशांतर के ठीक पीछे, यानी ठीक इसके प्रति ध्रुवस्थ हमारी कौन सी देशांतर रेखा होगी? 180 डिग्री। यानी 180 रेखा अगर हम इधर गिन कर जाएं और 180 इधर गिन करके जाएं तो दोनों ओवरलैप कर जाएंगे। तो 180 जो है वह 2 बार गिना जाता है। अगर 180 एक बार गिनेंगे तो 360 अंश पूरा नहीं होगा आपका। तो 180 इधर से भी होता है और 180 इधर से होता है। कुल देशांतर रेखाओं की संख्या जो है वह 360 होती है। और ये जो 0 डिग्री देशांतर है, इसे ही मध्याह्न रेखा माना जाता है और यहीं से समय का निर्धारण किया जाता है। देखिए समय का निर्धारण किया कैसे जाता है, तो ये माना जाता है कि यहाँ पर जो है आपके 12 बज रहे हैं, ठीक ना। 0 डिग्री देशांतर पर समय जो है वह मध्याह्न यानी 12 बजे का माना जाता है। और वहीं से जब हम पूरब की तरफ बढ़ते हैं और पश्चिम की तरफ बढ़ते हैं, तो ये पृथ्वी की गति और सूर्य के पड़ने वाले किरण के आधार पर होता है। हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, तो सूर्य को एक देशांतर पार करने में कुल 4 मिनट का समय लगता है। एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। तो इस तरह से 0 डिग्री से जब हम पूरब की तरफ आगे बढ़ेंगे, तो प्रत्येक देशांतर पर 4 मिनट को हम क्या कर लेंगे? जोड़ देंगे, ठीक ना। अगर हम 0 डिग्री देशांतर से आगे समय की गणना करते, आप सामने ग्लोब रख लीजिए या आप एटलस रख लीजिए। जब 0 डिग्री देशांतर से आप पूरब की तरफ बढ़ेंगे समय की गणना के लिए, तो प्रत्येक देशांतर पर 4 मिनट समय को प्लस किया जाता है। और यहीं से जब आप 0 डिग्री देशांतर से पीछे जाएंगे यानी पश्चिम की तरफ जाएंगे, तो यहाँ पर 4 मिनट माइनस है। एक देशांतर को पार करने में सूर्य को 4 मिनट का समय लगता है। तो जब वह 15 देशांतर पार करेगा तो 15 गुणे 4 यानी कुल कितना मिनट लगेगा? 60 मिनट, यानी 1 घंटा। या इसीलिए 15 डिग्री देशांतर को
घंटा देशांतर भी कहा जाता। इसे घंटा देशांतर कहा जाता है। समय के कैलकुलेशन के लिए जो हमारी 180 डिग्री देशांतर रेखा है, उसी देशांतर की रेखा के सहारे हमारी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा खींची गई है। आप ग्लोब पर देखेंगे तो जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है वह 180 डिग्री देशांतर के सहारे तो खींची गई है, लेकिन सीधी नहीं है। सीधी इसलिए नहीं खींची गई है कि अगर सीधा खींच दिया जाएगा और कोई भी देश या क्षेत्र प्रदेश अगर उसके बीचों बीच आ जाएगा तो एक ही क्षेत्र या प्रदेश में 2 टाइम जोन हो जाएंगे। उसके पूर्व तरफ दूसरा टाइम जोन हो जाएगा और पश्चिम की तरफ दूसरा टाइम। इसी असुविधा से बचने के लिए अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को बीच बीच में आप देखेंगे तो कहीं न कहीं मोड़ा गया है। वह मोड़ा इसलिए गया है कि बीच में अगर कोई द्वीप आ गया है, कोई भूखंड आ गया है, तो वहाँ से मोड़ दिया गया है उसको, ताकि इस तरह की असुविधा से हम बचे रहें। तो सूर्य को एक देशांतर पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। अगर हम 0 डिग्री देशांतर से पूरब की तरफ समय की गणना करेंगे तो प्रत्येक देशांतर पार करने पर हम 4 मिनट का समय जोड़ लेंगे। तो अगर मान लीजिए 0 डिग्री से पूरब हमें कोई भी समय पूछा जाता, ठीक ना, 0 डिग्री से पूरब हमें कोई भी समय पूछा जाता है तो हम 4 मिनट, हमेशा 4 मिनट प्रत्येक देशांतर पर प्लस करते। अब 0 डिग्री ही नहीं, मान लीजिए आपसे पूछ दिया जाए 10 डिग्री पश्चिम से 20 डिग्री पूरब, यानी 20 डिग्री पूर्वी देशांतर पर कितना समय। मान लीजिए यहाँ पूछ दिया 10 डिग्री पश्चिम देशांतर पर आपका 10:30 हो रहा, तो 20 डिग्री पूर्वी देशांतर पर कितना होगा। तो आपको 10 डिग्री पश्चिमी देशांतर से अब आगे आप बढ़ रहे हैं। जब भी आप अपने दाहिने तरफ बढ़ेंगे हमेशा समय को प्लस करेंगे, और जब भी आप अपने जिस बिंदु से बाएं तरफ बढ़ेंगे, चाहे आप पश्चिमी गोलार्ध में हो चाहे पूर्वी गोलार्ध में हो, जब भी आप दाहिने तरफ बढ़ेंगे तो हमेशा समय को प्लस करेंगे, और जब भी आप बाहर बाएं जाएंगे तो हमेशा समय को माइनस करेंगे। तो इस तरह से हम 10 डिग्री पश्चिम से 20 डिग्री पूरब तक जाएंगे तो हम कुल देशांतरों की गणना कर लेंगे, ठीक ना। तो कुल देशांतर की हम गणना कर लेंगे और देखेंगे हमारे कुल कितने देशांतर आ रहे हैं। तो उतने देशांतर में आप 4 का गुणा कर दीजिए, और 4 का गुणा करने के बाद जितना भी मिनट आपका आता है अपने इस टाइम में आप मिला देंगे। इस तरह से आपको आगे का समय जो है वह पता चले। हाँ, जैसे आप 10:30 यहाँ हो रहा है, 10 डिग्री पश्चिम से आप 20 डिग्री पूरब तक चले गए तो कुल कितने देशांतर आपने चला, 10 देशांतर चले। तो 10 चौको 40 मिनट, 40 मिनट आप आगे हो गए, तो आप 40 मिनट इसमें आप जोड़ दीजिए, तो ये 40 30 70 हो जाएगा, यानी 1 घंटा इधर बढ़ जाएगा तो 10 मिनट हो जाएगा, 11:10। आप समझा ना समय कैसे निकालेंगे। तो इस तरह से जो है ये अक्षांशों पर देशांतर रेखाओं के सहारे समय की गणना की जाती है। इसके बाद देखिए विभिन्न देशों या प्रदेशों द्वारा समय कैसे मानक अपने देश का माना जाता है। तो देखिए समय मानने के लिए 2 मानक रखे जाते हैं। एक आपका होता है स्थानीय समय और दूसरा आपका होता है मानक समय। इसे लोकल टाइम बोलते हैं, इसको स्टैंडर्ड टाइम बोला जाता है। लेकिन ज़्यादातर देशों द्वारा स्टैंडर्ड टाइम को ही अपनाया जाता है, ना कि लोकल टाइम। लोकल टाइम का उपयोग इसलिए नहीं किया जाता है कि अगर लोकल टाइम का हम उपयोग करेंगे, स्थानीय समय का उपयोग करेंगे, तो एक ही देश में, एक ही प्रदेश में ढेर सारे समय हो जाएंगे, ठीक ना। कोई भी देश अगर बड़ा होगा, जिसका चौड़ा उसका विस्तार ज़्यादा होगा, तो उस तरह से इस समय के निर्धारण में दिक्कत आती है। जबकि जो मानक समय होता है, मानक समय के द्वारा विस्तार कितना भी ज़्यादा हो, समय का निर्धारण आसानी से कर लिया जाता है। तो इसमें कुछ चीज़ों को छोड़ दिया जाता है। देखिए स्थानीय समय का निर्धारण हम कैसे करते हैं। सूर्य प्रत्येक 4 मिनट पर एक देशांतर को पार करता है। जब भी वह घूमते हुए पृथ्वी जाएगी तो एक ऐसी स्थिति जरूर आती है जब सूरज किसी न किसी देशांतर के सबसे अधिक ऊंचाई पर होता होगा।
तो स्थानीय समय निर्धारित करने के लिए देखा जाता है कि सूर्य जिस देशांतर पर सबसे अधिक ऊंचाई पर हो उसी देशांतर रेखा को समय देशांतर मान लिया जाता है। लेकिन तब उस समय जिस समय सबसे अधिक ऊंचाई पर होता है उस समय वहाँ घड़ी में आप 12 बजा लीजिए और उसी के अनुसार अपने क्षेत्र के समय का निर्धारण कर दीजिए, उसके बाद आपका समय घटे बढ़ेगा। लेकिन अगर किसी देश का विस्तार बहुत बड़ा हो और सूर्य उस देश में 3 बार ऐसी स्थिति में आता हो कि किसी देशांतर 3 ऐसे देशांतरों पर पड़ता हो जब वो सर्वाधिक ऊंचाई पर हो, तब आपके लिए 3 टाइम जोन बनाने पड़ जाएंगे। पूरब के लिए अलग हो जाएगा, मध्य के लिए अलग हो जाएगा और पश्चिम के लिए अलग हो जाएगा। तो ये कठिनाई होती थी, इसलिए स्थानीय समय का उपयोग कम किया जाए। तो स्थानीय समय का निर्धारण देशांतर रेखा के सहारे किया जाता है, जिसमें देखा जाता है कि सूर्य सबसे अधिक ऊंचाई पर किस देशांतर पर है और सूर्य सबसे अधिक जिस ऊंचाई देशांतर पर सबसे अधिक ऊंचाई पर होता है उसी देशांतर पर यानी उसी समय घड़ी में 12 बजा लिए जाते हैं और उसी अनुसार अपने समय का निर्धारण कर लिया जाता है। लेकिन जो मानक समय होता है, स्टैंडर्ड समय होता है, यह आधे घंटे के गुणक में होता है। यानी जब किसी भी देशांतर को हम अपना मानक देशांतर मानते हैं तो उसमें आधा घंटा पहले से ही एडजस्ट कर लिया जाता है, ताकि अगर कहीं आगे और पीछे समय में असुविधा भी हो रही हो तो उसे एडजस्ट किया जा सके। तो इस विधि में क्या किया जाता है कि किसी भी देश या प्रदेश के सबसे मध्यवर्ती भाग से, किसी भी देश या प्रदेश के सबसे मध्यवर्ती भाग से जो देशांतर रेखा गुजरती है उसी देशांतर रेखा में आधे के गुणांक में उसे मानक देशांतर मान लिया जाता है। ठीक ना? जैसे हमारे भारत में 82.5 अंश पूर्वी देशांतर रेखा को मानक देशांतर रेखा माना जाता है। हमारे भारत की जो पूर्वी 82.5 डिग्री देशांतर रेखा है, यही मानक देशांतर, ये हमेशा आधे गुणांक में रखी जाती है। तो 82.5 अंश जो पूर्वी देशांतर वह हमारे भारत के बीचों बीच से होकर के गुजरता है और उसी बीचों बीच से होकर के गुजरता है और वहीं से हमारे समय का निर्धारण, यानी वहीं पर आपके 12 बजते हैं और वहीं से हमारे पूरे प्रदेश के समय का निर्धारण होता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि देशांतर का समय का निर्धारण कैसे किया जाता है। पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है। सूर्य को एक देशांतर पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। देशांतरों के सहारे समय गणना करने के लिए 0 डिग्री देशांतर को आधार माना जाता है। 0 डिग्री देशांतर से आप पूरब की तरफ बढ़ेंगे तो 4 मिनट, यानी प्रत्येक देशांतर पर 4 मिनट समय आप बढ़ा लेंगे। यानी जब भी कहीं से भी आप अपने दाहिने तरफ बढ़ते हैं, ग्लोब को सामने रखिए और अगर आप दाहिने तरफ बढ़ रहे हो तो ग्लोब पर दाहिने तरफ अगर आप बढ़ते हैं तो 4 मिनट समय को जोड़ लेंगे और 0 डिग्री से अगर आप पश्चिम की तरफ जाते हैं, अगर बाएं तरफ जाते हैं तो 4 मिनट समय को घटा लिया जाता है। स्थानीय समय का निर्धारण तब किया जाता है जब किसी स्थानीय समय के निर्धारण के लिए देखा जाता है कि सूर्य उस देश या प्रदेश के किस देशांतर पर सबसे अधिक ऊंचाई पर है। जब वो सबसे अधिक ऊंचाई पर होता है उसी समय घड़ी में 12 बजा लिए जाते हैं और उस स्थान का समय निर्धारित कर दिया जाता है। लेकिन अगर किसी देश या प्रदेश का विस्तार बहुत ज़्यादा होगा तो वहाँ पर सूर्य 2 से 3 बार ऐसी स्थिति में आ सकता है, तो वहाँ पर समय का निर्धारण कठिन हो सकता है। ऐसे लिए सबसे अच्छा जो निर्धारण होता है वह स्टैंडर्ड टाइम का होता है, मानक समय का, जो आधे घंटे के गुणांक में होता है। और इस विधि में जो देशांतर किसी देश के सबसे बीचों बीच से होकर के गुजरती है उसी देशांतर को मानक देशांतर मान करके समय का निर्धारण किया जाता है। तो इस तरह से ये ग्लोब पर जो है समय का निर्धारण किया जाता है। ब्रह्मांड या गैलेक्सी, ये नाम आप सुने होंगे, जिसे कहा जाता ब्रह्मांड। देखिए ब्रह्मांड होता क्या, जो हमको दिखाई दे रहा है, जिसमें हमारी पृथ्वी, ढेर सारी आकाश गंगाएं, तारे,
उपग्रह, हमारा सूर्य, गैसें, ये जो सम्मिलित स्वरूप पाया जाता है उसे ही हम ब्रह्मांड कहते हैं। हमारी संपूर्ण आकाश गंगाओं यानी असंख्य आकाश गंगाओं को मिलाकर के, इसकी अलावा धूल गैस को मिलाकर के जो एक बृहद स्वरूप हमको दिखाई देता है, वही हमारा क्या कहलाता है? ब्रह्मांड। तो ब्रह्मांड का निर्माण जो है वह असंख्य आकाश गंगाओं, धूल कणों, जलवाष्प, गैसों के बादलों के मिलने से होती है। इसे ही हम ब्रह्मांड या गैलेक्सी के नाम से जानते हैं। इस ब्रह्मांड में क्या क्या कैसे कैसे पाया जाता है, इसकी चर्चा आप क्रमशः सुनते जाइए। निहारिका। हमारे ब्रह्मांड की रचना में सबके सम्मिलित स्वरूप को ब्रह्मांड किया कहा जाता है। तो ब्रह्मांड की रचना में क्या क्या कैसे कैसे सम्मिलित है, आप इसे क्रमशः समझिए। निहारिका, जिसे नेबुला भी कहा जाता है। नेबुला जो है यह लैटिन भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा में से नेबुला कहते हैं। और ये निहारिका जो है यह संस्कृत शब्द निहार से बना है। संस्कृत शब्द निहार से बना है जिसका अर्थ होता है कुहासा। हमारे ब्रह्मांड में दिखाई देने वाले कुहासे सदृश गैसों का जो स्वरूप होता है वही हमारा क्या कहलाता है? निहारिका कहलाता है। हमारे ब्रह्मांड में गैसों का बादल, गुंछित गैसों का बादल, सघन गैसों का बादल, धूल कणों का बादल जो तस्तरी सदृश दिखाई देता है उसे हम क्या कहते हैं? निहारिका कहते हैं। इसी निहारिका में पाए जाने वाली जो गैसों का मेघ होता है वह निरंतर परिभ्रमण करता रहता है, इसमें घूमता रहता है। तो उस घूमती हुई निहारिका में कि जो बादल हैं, जो गैसें हैं, वह धीरे धीरे गुरुत्वाकर्षण प्रभाव से एक जगह इकट्ठा होते रहते हैं। जैसे आप किसी भी वस्तु को घुमाएंगे तो आप देखेंगे कुछ चीज़ें बाहर जाने का भी प्रयास करती हैं, कुछ अंदर जाने। देखिए, घूमती हुई वस्तु पर दो तरह का बल कार्य करता है। एक अपकेंद्री जो उसे बाहर ले जाने का प्रयास करेगा, एक होता है अभिकेंद्री जो अंदर की तरफ कार्य करता है। घूमती वस्तु पर दो तरह का बल कार्य करता है, एक अपकेंद्री जो उसे बाहर की तरफ ले जाने का प्रयास करेगा, एक अभिकेंद्रीय जो उसे अंदर की तरफ लाता है। जैसे हम हंडिल घुमाते हैं तो उसमें अंदर की तरफ बल कार्य करता है, और अगर हम रस्सी में कुछ बांध करके चक्कर लगा दें तो वो बाहर की तरफ कार्य करता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव के कारण जो गैसों का मेघ होता है वह धीरे धीरे संगठित होता है, जिसके कारण निहारिका में असंख्य तारों का निर्माण होता है। और वही निर्मित असंख्य तारों को ही हम क्या कहते हैं? आकाश गंगा। सबसे पहले हमारी निहारिका, फिर दूसरा हमारा होता है आकाश गंगा। निहारिका में जो बादल हैं, जो गैसों का मेघ है, गुरुत्वाकर्षण के कारण वह धीरे धीरे इकट्ठे होकर के जो है छोटे छोटे चमकीले पिंडों के रूप में आकार ले लेते हैं, और उन्हीं पिंडों को हम तारा कहते हैं। ठीक ना? तो इन असंख्य तारों का जो मिला हुआ स्वरूप होता है उसे ही हम क्या कहते हैं? आकाश गंगा। आकाश गंगा असंख्य तारों का समूह होता है। हमारी जो आकाश गंगा है वह असंख्य तारों का एक समूह होता है जो हमारे ब्रह्मांड में पाया जाता है। इसे ही आकाश गंगा कहा जाता है। तो निहारिका और आकाश गंगा दोनों एक ही चीज़ें हैं, लेकिन निहारिका भ्रूणावस्था की परिचायक है, यानी आकाश गंगा के प्रथम अवस्था का, जब यह विकसित नहीं होती। लेकिन जो हमारी आकाश गंगा है यह एक विकास का स्वरूप है। तो हमारे आकाश में लगभग 1 खरब, हमारी इस ब्रह्मांड में लगभग 1 खरब आकाश गंगा पाई जाती है। तो आकाश गंगा होता क्या है? सीधे सीधे आकाश गंगा अनगिनत तारों का समूह होता है, और प्रत्येक आकाश गंगा में एक बल्ज होता है और 3 घूर्णनशील भुजाएं होती हैं। हमारी आकाश गंगा में एक बल्ज होता है,
बल्ज जो है उसके केंद्रीय भाग को कहते हैं, और इस बल्ज में जो तारों का संकेंद्रण होता है वह सबसे ज़्यादा सघन पाया जाता है। प्रत्येक आकाशगंगा में अनगिनत तारे होते हैं, अरबों खरबों तारे होते हैं, ठीक ना। उनकी गणना कर पाना संभव नहीं है। हमारी आकाशगंगा, एक आकाशगंगा में अनगिनत तारे पाए जाते हैं, और हमारे ब्रह्मांड में 1 खरब यानी 100 अरब से भी अधिक आकाशगंगा विद्यमान पाई जाती है। और आकाशगंगा में एक बल्ज होता है और उसमें 3 घूर्णनशील भुजाएं होती हैं। और बल्ज का मतलब होता है उसका केंद्रीय भाग। केंद्रीय भाग वह क्षेत्र होता, बल्ज वह भाग होता है जिसमें तारों का बहुत ही घना संकेंद्रण पाया जाता है, यानी तारे वहाँ बहुत ही संकेंद्रित होते हैं, बहुत ही घने रूप में पाए जाते हैं, जैसे लगेगा वे एक में लिपटे हुए हैं। और हमारा जो सौर परिवार है, हमारा जो सौर परिवार यानी सूर्य, पृथ्वी, ग्रह, हमारा सूर्य, उसके चारों तरफ घूमने वाले जितने भी, हमारा सूर्य, हमारे उसके चारों तरफ घूमने वाले सारे ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, पुच्छल तारे, धूमकेतु, ये जो हमारा सौर परिवार है जिस आकाशगंगा में पाया जाता है उसे हम कहते हैं मंदाकिनी। ये सवाल पूछा जाता है कि हमारा सौर परिवार किस आकाशगंगा में स्थित है, तो हमारा सौर परिवार जिस आकाशगंगा में स्थित है उसे हम मंदाकिनी कहते हैं। मंदाकिनी का संपूर्ण भाग हमको दिखाई नहीं देता, मंदाकिनी का कुछ भाग हमें पृथ्वी से दिखाई देता है, जो एक सफ़ेद परत की तरह होता है। इसे हम कहते हैं दुग्ध मेखला। इसे कई नाम से जानते हैं, दुग्ध मेखला, या इसे मिल्की वे, अंग्रेजी में इसे मिल्की वे कहा जाता है, या इसे स्वर्ग की गंगा भी कहते हैं। ये नाम आप सुने होंगे, दुग्ध मेखला, मिल्की वे या स्वर्ग की गंगा कहते हैं। हमारे पृथ्वी से मंदाकिनी का जो भाग दिखाई देता है, ठीक ना, उसे ही दुग्ध मेखला, मिल्की वे या स्वर्ग की गंगा कहते हैं। तो हमारी मंदाकिनी, हमारा सौर परिवार है जिस आकाशगंगा में स्थित है उसे हम मंदाकिनी कहते हैं। और हमारी जो मंदाकिनी है वह हमारी आकाशगंगा के तीसरी भुजा में, हमारी आकाशगंगा के तीसरी यानी मध्यवर्ती भुजा में जो है वह स्थित पाई जाती है। और इस मंदाकिनी के सबसे नज़दीक जो दूसरी आकाशगंगा स्थित है उसे एंड्रोमेडा के नाम से जानते हैं। एंड्रोमेडा, उसे एंड्रोमेडा कहा जाता है, ठीक है ना। यह हमारी आकाशगंगा के सबसे नज़दीक की आकाशगंगा पाई जाती है। इसके अलावा चौथी चीज, हमारी मंदाकिनी में ही एक पाया जाता है ओरियन नेबुला। ओरियन नेबुला जो है यह हमारी आकाशगंगा का ठंडा भाग। ओरियन नेबुला का जो टेम्परेचर है लगभग वह 1500 डिग्री सेंटीग्रेड तक लगभग पाया जाता है। तो यह इनके तापमान से इनका तापमान कम पाया जाता है, इसीलिए जो है यह मंदाकिनी के सबसे ठंडे भाग के रूप में इसे जाना जाता है, ओरियन नेबुला। और हमारी आकाशगंगा के जो सबसे नज़दीक आकाशगंगा है उसे हम एंड्रोमेडा कहते हैं। इसके अलावा हमारे सूर्य के जो सबसे नज़दीक जो तारा पाया जाता है उसे सीरियस डॉग स्टार के नाम से जानते हैं। सॉरी, उसका नाम है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। प्रॉक्सिमा सेंचुरी सूर्य के बाद सबसे नज़दीक का जो तारा है उसका नाम है हमारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी, ठीक ना। तो ये प्रॉक्सिमा सेंचुरी सूर्य के बाद हमारे सौरमंडल का सबसे नज़दीक का तारा पाया जाता है। और दूसरा जो है वह है डॉग स्टार। डॉग स्टार इसे नाम दिया। ये जो दो तारे हैं ये सूर्य से काफ़ी नज़दीकियाँ रखते हैं, तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी के बाद जो है वह डॉग स्टार है। तो ब्रह्मांड या असंख्य आकाशगंगाओं
और बादलों, गैसों के बादलों के स्वरूप को मिला करके हम उसे ब्रह्मांड का नाम देते हैं। ब्रह्मांड का निर्माण जो है वह असंख्य आकाश गंगाओं, असंख्य मंदाकिनियों आकाश गंगाओं के निर्माण से होता है। निहारिका हमारे आकाश यानी ब्रह्मांड में गैसों का दिखाई देने वाला सर्पिल आकार, निहारिका अक्सर सर्पिल आकार की मिलती है, यानी विस्तृत मिलती है, तस्तरी के आकार की मिलती है। पूर्ण रूप से तस्तरी नहीं होती, लेकिन थोड़ा सा सर्पिल आकार होता है उसका, यानी पूर्ण रूप से एक गोल नहीं होती, छितराई हुई रूप में मिलती है। इसे हम निहारिका कहते हैं। निहारिका में ही जो गैसों का मेघ होता है, निहारिका में जो गैसों का मेघ होता है वही गुरुत्वाकर्षण के कारण जो है धीरे धीरे इकट्ठा होकर के तारों के रूप में बदल जाता है। तो निहारिका के अंदर बने हुए असंख्य तारों का जो समूह होता है उसे ही हम कहते हैं आकाशगंगा। आकाशगंगा अनगिनत तारों का एक समूह होता है। प्रत्येक आकाशगंगा में एक बल्ज और 3 घूर्णनशील भुजाएं होती हैं, और हमारे ब्रह्मांड में 1 खरब से जो है वह अधिक आकाशगंगाएं जो है पाई जाती हैं। हमारा सौर परिवार जिस आकाशगंगा में स्थित है उसे हम मंदाकिनी कहते हैं। हमारी पृथ्वी से हमारी मंदाकिनी का जो भाग दिखाई देता है उसे हम दुग्ध मेखला या स्वर्ग की गंगा या उसे मिल्की वे के नाम से भी जाना जाता है। हमारे मंदाकिनी के सबसे नज़दीक की जो आकाशगंगा है उसे एंड्रोमेडा के नाम से जाना जाता है। उसे एंड्रोमेडा के नाम से जाना जाता है। ओरियन नेबुला जो है हमारी मंदाकिनी के सबसे नज़दीक की सबसे ठंडा भाग है। इसके अलावा जो प्रॉक्सिमा सेंचुरी है यह हमारे सूर्य के काफ़ी नज़दीक का तारा है, और उसके बाद जो है ये डॉग स्टार, ये दूसरा सबसे नज़दीक का जो है वह तारा पाया जाता है। इसके अलावा हमारे ब्रह्मांड में मिलता है तारामंडल। तारामंडल का नाम आप सुने होंगे, किसी एक तारामंडल का नाम बताइए, बहुत चर्चित, बहुत चर्चित, नहीं जानते। हमारे आकाश गंगा में तारों का एक व्यवस्थित जो क्रम पाया जाए, कुछ तारे काफ़ी व्यवस्थित रूप में मिलते, सुनियोजित रूप में मिलते, ठीक ना, तो उन्हें जो है उन्हें ही तारामंडल कहते हैं। जैसे आप कोई चीज़ देख लेते हैं अचानक, तो आप खुद नामकरण करते हैं कि नहीं करते? आप किसी चीज़ को देख लेते हैं तो उसका नामकरण कर देते हैं। इसी तरह से हमारे इस आकाश गंगा में तारों का एक व्यवस्थित क्रम पाया जाता है। तारों के इसी व्यवस्थित क्रम को ही हम क्या कहते हैं? तारामंडल। जैसे सप्तऋषि, सप्तऋषि का आप नाम सुने होंगे या बचपन में जरूर आपको कोई ना कोई बताया होगा कि 7 साधु बैठ करके तपस्या कर रहे हैं। तो सप्तऋषि तारामंडल जिसमें 7 तारे हैं, ठीक ना, इसमें सप्तऋषि में 7 तारे, ये 7 तारे ऐसे दिखाई देते हैं रात में हमको जैसे लगता है कि 7 ऋषि यानी साधु जो महात्मा लोग हैं वह बैठ करके तपस्या कर रहे हैं, ठीक है। कभी कभी कुछ लोग कहानियों में कहा गया कि 7 भाई जो हैं वह जो है यात्रा कर रहे हैं, इस तरह का नाम दिया जाता है। तो ये जो नाम दिया गया ग्रामीण भाषा में या इसे व्यवहारिक भाषा में, लेकिन इसका सही नाम है सप्तऋषि तारामंडल। तो हमारे आकाश गंगा में तारों का जो व्यवस्थित क्रम होता है उन्हें कई नामों से जानते हैं, यही हमारा तारामंडल। जैसे सप्तऋषि तारामंडल है, हाइड्रा, हाइड्रा आप जीव विज्ञान में पढ़े होंगे, हाइड्रा, ठीक ना, हाइड्रा अमीबा, तो ये हाइड्रा के आकार का मिलता है। इसके अलावा सेंटारस, यह भी एक तारामंडल है। हाइड्रा हो गया, सेंटारस हो गया, सप्तऋषि हो गए, ये तारामंडल जो है एक व्यवस्थित क्रम में पाए जाते हैं। इसके अलावा इस तारामंडल के अलावा जो है दूसरा स्वरूप हमारा मिलता है नक्षत्र। नक्षत्र तो आप जानते ही होंगे, नक्षत्र जैसे हमारे गांव देहात में नखत कहते हैं, कहा जाता है नखत ना। अभी बरसात का समय आता है तो लोग कहते हैं कौन सा नखत चल रही, स्वाति नखत चल रही है, उत्तरा चल रही है, ठीक ना, अश्लेषा,
सही नाम उसका अश्लेषा है, लेकिन लोग कहते क्या है, अश्लेषा चल रहा है, ठीक ना। रेवती चल रही है, ये सारे नाम दिए जाते हैं ना, तो हम उसको नखत कहते हैं। जैसे देहात में हमारे गांव की भाषा में नखत कहा जाता है, लेकिन वास्तव में ये क्या है, नक्षत्र, ठीक ना। तो हमारे जिस तरह से व्यवस्थित क्रम, तारों का एक व्यवस्थित सुव्यवस्थित क्रम जो है वह तारामंडल कहलाता है, उसी तरह से हमारी आकाश गंगा में कुछ तारे कुछ एक निश्चित आकृतियों में पाए जाते हैं, ठीक ना। कुछ तारे एक निश्चित आकृतियों में पाए जाते हैं, उन्हीं निश्चित आकृतियों को जो है नक्षत्र कहा जाता है। हमारी पृथ्वी से लगे हुए लगभग 27 ऐसे तारों का समूह है, नक्षत्र मंडल है, 27 नक्षत्र मंडल हैं हमारे पृथ्वी से लगे हुए। जो तारों का एक व्यवस्थित और सुनियोजित क्रम है, उनकी कुल संख्या पाई जाती है 27, ठीक ना। जो हमारी पृथ्वी से लगे हुए, यानी पृथ्वी के इर्द गिर्द हैं, यानी पृथ्वी से लगे हुए या पृथ्वी से हमको दिखाई देते, लगे तो नहीं हुए हैं, यानी पृथ्वी से हमको क्या करते हैं, दिखाई देते। इन 27 नक्षत्रों के नाम पर ही हमारे 27 नखत का नाम पड़ा हुआ है। तो ये नखत का नाम कैसे रखा गया? देखिए, आप कहते हैं ना हमारा प्राचीन विज्ञान नहीं था, लोगों को ज्ञान नहीं था, ये नाम किसने दिया है? प्राचीन के लोगों ने ही दिया गया, वेदों ग्रंथों में दिया गया है। इसको आप समझिए कि ये 27 नखत का नाम कैसे रखा गया। हमारी पृथ्वी जैसे सूर्य का चक्कर लगाती है, तो हमारे पृथ्वी का उपग्रह कौन है? चंद्रमा। तो चंद्रमा भी हमारे पृथ्वी का चक्कर लगाता है, और यह चक्कर वह कितने दिनों में पूरा करता है? 27 दिनों में, ठीक ना। यह चक्र वह 27 दिनों में पूरा करता है। तो प्रत्येक पखवाड़े में या प्रत्येक जो भी, जब वह एक नक्षत्र को पार कर लेता है तो एक नक्षत्र का नाम दिया जाता है। इस तरह से वह पूरे 27 दिनों में 27 नक्षत्रों को जो है वह पार करता है, और इसी नक्षत्रों के आधार पर हमारे नक्षत्रों का नाम रखा गया। जैसे रेवती रखा गया है, उत्तरा रखा गया है, उत्तरा भाद्रपद रखा गया है, पूर्व भाद्रपद रखा गया है, भारणी रखा गया है, ठीक है ना, अश्लेषा रखा गया है, स्वाति नक्षत्र रखा गया है, चित्रा रखा गया, ऐसे नक्षत्र है ना। तो ये तो आप देखिए चंद्रमास के हिसाब से चलाया जाता है ना। चंद्रमास होता है ना 15-15 दिन का, 15 दिन जो है उजाला रहता है, 15 दिन शुक्ल पक्ष रहता है, 15 दिन कृष्ण पक्ष रहता है, तो वह एक पखवाड़ा उसे माना जाता है। तो इन 27 नक्षत्रों को वह पार करने में चंद्रमा जितना समय लेता है, जितने पखवाड़े का समय लेता है, उसी समयों के आधार पर इन नक्षत्रों का निर्धारण किया जाता है। कुल 27 नक्षत्रों को वह 27 दिन में पार कर लेता, ठीक है। तो उसी के आधार पर इनका नाम जो है, नामकरण जो है नक्षत्रों का, इसी के आधार पर रखा गया है। तो इन 27 नक्षत्रों में वह जिन नक्षत्र, देखिए सब नक्षत्र, चूंकि हमारे कम समय में, जो बरसात के समयों में आप देखते होंगे, कम समयों में कम नक्षत्रों का नाम रखा जाता है। पृथ्वी का चक्कर लगाने में यह पूरा 27 दिन का समय लेता है, तो 27 नक्षत्र को पार करता है। इन नक्षत्रों के आधार पर उनका नाम रखा गया, और उन नक्षत्रों का समय कब तक रहता है, यानी उन नक्षत्र का प्रभाव कब तक रहता है, वह अलग मैटर है, आप उसे अलग समझिए। हमारे चंद्रमा को इन 27 नक्षत्रों को पार करने में 27 दिन का समय लगता है, लेकिन जो नक्षत्र का समय यानी उसका जो प्रभाव दिखाया गया, वह प्रभाव वह अलग विषय है। यानी वो प्रभाव कब तक रहता है, वह आपका अलग विषय है। यानी एक नक्षत्र का प्रभाव 10 दिन 15 दिन जब तक भी रहता हो, 7 दिन 8 दिन 10 दिन जब तक रखता है, वह एक अलग विषय है। लेकिन जो इस नक्षत्र को पार करने में चंद्रमा को समय लगता है, वह 27 दिन का ही लगता है। 27 दिन में हमारे चंद्रमा इन 27 नक्षत्रों को जो है पार कर ले। इसी तरह से हमारी पृथ्वी, जैसे आप राशि पढ़े होंगे ना, मीन राशि, आप अपनी भी राशि देखते होंगे, मीन है, कुंभ है, मेष है, तुला है, मिथुन है, कर्क है, जो हमारी 12 राशियां हैं। जिस तरह से चंद्रमा 27 नक्षत्रों को पार करता है, तो 27 नक्षत्रों का नाम रखा गया, उसी तरह से हमारी पृथ्वी भी इसी तरह से 12 राशियों को पार करती है। 12 राशियों को, वो भी तारे ही है, जैसे इन 27 तारों के पार। तो ये तारे क्या है, एक सुनियोजित ढंग से पाए जाते हैं, इन्हें नक्षत्र नाम देते हैं। सुनियोजित ढंग को 27 तारों को जो है चंद्रमा 27 दिनों में पार करता है। उसी तरह से हमारी पृथ्वी जो है
वह 12 राशियों को पार करती है। उन राशियों का नामकरण कैसे किया गया है? जैसे अगर कोई तुला के आकार का दिख रहा हो, अगर कोई तुला के आकार का चंद्रमा उनका तारों का समूह तुला के आकार का दिख रहा है तो उसे तुला नाम दे दिया गया है। सिंह के आकार का दिख रहा है तो सिंह नाम दे दिया गया है, ठीक है। कर के आकार का, बिच्छू के आकार का दिया गया है तो वृश्चिक रख दिया गया है। इसी तरह से जो भी राशि का सिंबल आपको दिखाई देगा वह हमारी जो तारे हैं ब्रह्मांड में, हमारे आकाश गंगा में, उन तारों का समूह है और उन तारों के समूह के आधार पर जो है उनका नामकरण किया जाता है। तो हमारी पृथ्वी भी उन 12 राशियों को पार करती है। तो प्रतिदिन जो हम राशि अपना देखते हैं, तो ज्योतिष शास्त्रों ने इन राशियों के प्रभाव को, इन नक्षत्रों के प्रभाव को अपनी किताबों में दर्शाया। जो हम अपनी किताबें, धार्मिक किताबें पढ़ते हैं, जो अपनी राशि की देखते हैं, अपनी नक्षत्र देखा जाता है, इन हमारे जो महापुरुष थे, जो विद्वान थे, उन इन नक्षत्रों को, इन राशियों को ही के प्रभाव को, यानी जब पृथ्वी इन तारा मंडलों से होकर के गुजरती है तो जो इनकी किरणें आती हैं उसका क्या प्रभाव पड़ता है जीवन दोष में, पृथ्वी पर, ये सब बातें जो है ज्योतिष शास्त्र में बताई गई है। लेकिन जो विज्ञान की भाषा है, जो विज्ञान में बातें हैं, वह यही है कि जो यह तारामंडल, यह तारों का एक व्यवस्थित स्वरूप होता है, व्यवस्थित क्रम में तारे पाए जाते हैं, उन्हें हम तारामंडल कहते हैं। नक्षत्र जो है यह तारों का ही एक सुनियोजित स्वरूप पाया जाता है। कुल अब तक 27 जो है नक्षत्रों का ज्ञान हुआ है। हमारी पृथ्वी का चक्कर चंद्रमा लगाती है तो इन्हीं ये 27 नक्षत्रों को जो है वह पार करती है। चंद्रमा जो है 27 नक्षत्रों को पार करता है। इसी तरह से हमारी पृथ्वी जो है वह राशियों को पार करती है। तो उन 12 राशियों को वह पार करती है, तो जिनके आधार पर हमारे मीन, वृश्चिक, मिथुन, कर्क, वह तारों का जो है एक व्यवस्थित समूह पाया जाता है। ठीक, तो आज के लिए इतना।